उद्देश्य था, जैसा कि इसके विषय में क्लियर है, कि विद्यालय में रंगमंच की आवश्यकता क्यों है, इसकी उपयोगिता क्या है। इस विषय में मैं सिर्फ 2 मिनट में आपको अपनी भूमिका स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आर्टिस्ट कंबाइंड ग्वालियर पिछले 20 सालों से हर वर्ष एक वर्कशॉप लगाता है, जिसमें बच्चों को नाटक विधा सिखाने का प्रयत्न किया जाता है। इसका उद्देश्य न सिर्फ नाटक से परिचय कराना, बल्कि व्यक्तित्व विकास में भी उनकी मदद करना होता है। इस बारे में बहुत से विद्यालयों से हमने लगातार कई वर्षों से संपर्क किया है। कई बार कॉम्पिटिशन्स किए हैं, इंटर स्कूल ड्रामा कॉम्पिटिशन्स किए हैं, उसमें भी बहुत से विद्यालयों ने सहभागिता की है। विशेष रूप से निकेश सर जी के विद्यालय ने, हमारे रेडिएंट पब्लिक स्कूल ने, लिटिल एंजल स्कूल ने, और भी अन्य स्कूलों ने समय समय पर, किड्स कॉर्नर स्कूल ने भी समय समय पर सहभागिता की है। लेकिन रंगमंच के प्रति जो एक अवेयरनेस बच्चों में होना चाहिए, या उसकी उपयोगिता क्या है, उसका महत्व क्या है, हमारे जीवन में वो कितना महत्वपूर्ण है अपार्ट फ्रॉम द स्टडी भी, इस बारे में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। लेकिन इस नई शिक्षा नीति से अब ये आवश्यक हो गया है कि रंगमंच भी उसके साथ जुड़े, और उसका कैसा उपयोग हो, किस तरह से वो काम करेगा, किस तरह से विद्यालय उसका संचालन करेगा, किस तरह की चीजें होंगी, इन सब के विषय में जानने के लिए ये आर्टिस्ट कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ से यह एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ इस कार्यक्रम को संयोजन करने के लिए डॉक्टर अपूर्व पाठक जी उपस्थित हैं। विद्यालय स्तर पर अपनी बात रखने के लिए आदरणीय निकेश शर्मा जी, प्राचार्य विद्या भवन पब्लिक स्कूल उपस्थित हैं, और रंगमंच की तरफ से अपनी भूमिका को स्पष्ट करने के लिए आदरणीय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष नाट्य एवं रंगमंच राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम अब इनके विचारों को जानेंगे, और अपने जो भी हमारे मन में शंकाएं, जो भी पालक या विद्यार्थी लोग सुन रहे हैं, वो अगर इस सेशन को जानना चाहेंगे, अपनी उत्सुकता जानना चाहेंगे, तो अपूर्व पाठक जी उनको समय देंगे। उस समय वो अपने मन में उठने वाले प्रश्नों का समाधान भी कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बार पुनः सभी लोग जो अब ज्वाइन हो चुके हैं इस कार्यक्रम में, उन सबका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं आर्टिस्ट कंबाइंड और आर्टिस्ट कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ से। और अब इसके अगले सूत्र के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर अपूर्व पाठक को निवेदन करूंगा कि वो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। डॉक्टर अपूर्व पाठक। धन्यवाद डॉक्टर लगाटे जी, प्राचार्य आर्टिस्ट कंबाइंड कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। मैं आपका स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आपके द्वारा किए गए कार्य सदैव समाज को जागृत करते रहेंगे और हमें प्रेरित करते रहेंगे। दर्शकों, साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे परिचय कराना चाहता हूं, जो वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं है, डॉक्टर, क्षमा कीजिए, श्री निकेश शर्मा जी का। आप विद्या भवन स्कूल ग्वालियर के प्राचार्य और शहर के जाने माने शिक्षाविद हैं। करीब 2 दशकों से विद्या भवन स्कूल के प्राचार्य के रूप में और विभिन्न कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाते रहे। आप फाइन आर्ट्स के स्कॉलर भी हैं और बहुत ही इंट्रिकेट नॉलेज और एक्यूमेन फाइन आर्ट्स के बारे में आप पजेस करते हैं। मैं हृदय की गहराइयों से डॉक्टर श्री निकेश जी आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आदरणीय शर्मा जी नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमें बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे। शर्मा जी, हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही नई शिक्षा नीति और कला, या यूं कहें कि नई शिक्षा नीति में कला का क्या महत्व है, और कला कौशल से जुड़े लोगों को नई शिक्षा नीति को किस तरह से देखना चाहिए। द्विवेदी जी, अपना अमूल्य समय देने के लिए हम आपके आभारी हैं।
साथियों, आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति आ गई है। अगर पॉलिसी के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालें तो इसमें शिक्षा का आधार बचपन की देखभाल और शिक्षा है। इसका प्रमुख बिंदु एक और मूलभूत साक्षरता स्थापित करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए और उसकी आवश्यकता भी है। सरकार के द्वारा जो पॉलिसी निर्धारित की गई है उसमें जो ड्रॉप आउट रेट है, विद्यालयों से पलायन दर, उसको कम करना, स्कूली शिक्षा समावेशी हो, संपूर्ण हो, सुविधाजनक हो, समन्वयी हो और रोचक भी हो, ऐसे प्रयास भी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही उद्देश्यों में क्रियाशील संसाधन भी हो और तंत्र प्रभावी हो, और सरकार का प्रयास यह भी है कि जो स्कूल शिक्षा है उसमें मानक भी हो और मूल्यांकन भी हो। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति तभी संभव है जब सरकार ही नहीं अपितु देश के नागरिक भी, यानी हम सब भी सजग और जिम्मेदार बने। और इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि समाज को, लोगों को, यानी हम सबको इस नीति की सही और सटीक जानकारी हो। और इसलिए मैं बिना कोई और देर किए आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय श्री निकेश शर्मा जी को कि वे नई शिक्षा नीति को हम सबको सरल भाषा में समझाएं। श्री निकेश शर्मा जी। सभी को नमस्कार। मेरा अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि नई शिक्षा नीति में आर्ट का समावेश किस तरह से हुआ है और क्यों हुआ है। बट मैं नई शिक्षा नीति में समावेश नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी आर्ट में जुड़ा हुआ, आर्ट जुड़ा हुआ है हमेशा से शिक्षा के साथ, जो लोग भूल जाते हैं समय समय पर। मुझे याद है जब हम बीएड कर रहे थे तो हमको बीएड में बोला जाता था माइक्रो टीचिंग करिए आप, तो माइक्रो टीचिंग में सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। ड्रामेटाइज, जो जिनका स्वभाव नहीं था ड्रामा करने का, वो भी ड्रामेटाइज करते थे सिर्फ अंक पाने के लिए। तो अभी क्या है कि जब शिक्षक बन जाते हैं हम लोग तो कहीं कहीं भूल जाते हैं कि हमको वो चीज़ क्यों बताई गई थी, हमें क्यों करना है वो चीज़। तो शायद जो गवर्नमेंट ने ही सोचा होगा कि इसको दोबारा याद दिलाया जाए। और अभी आपने देखा होगा मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने, बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी हैं। आपको उसके डाटा भर के भेजने पड़ते हैं, जो आप डाटा फॉर्म भरते हैं सीबीएसई का, मतलब वो अब इम्पोज हो गया है। अभी बोल लीजिए आप इम्पोज क्यों करना पड़ा, क्योंकि हम लोग कर नहीं रहे थे जो हमको ऑलरेडी आता है। तो मेरा छोटा सा एक पीपीटी बनाया हुआ है, पीपीटी हालांकि अंग्रेजी में है बट मैं हिंदी में संवाद करता रहूँगा आप लोगों से। और कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ पूछिएगा। विमुख हो रहे हैं, वो स्कूल ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, गिरावट आ रही है, तो उसमें तरीका, इसमें जब अच्छी चीज़ का श्रेय शिक्षक को जाता है तो इसकी विफलता का श्रेय भी शिक्षक को ही जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इनोवेटिव नहीं होगे, आप प्रसन्नचित्त नहीं होगे क्लास के अंदर, तो आपके बच्चे आपसे जुड़ेंगे नहीं। क्योंकि इसी के कारण से बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते कई बार, या क्लास से बंक मारते हैं बच्चे। आपने देखा होगा, और कोई टीचर अच्छा होता है उसको उसके मन जैसा पढ़ाता है वो टीचर, तो बच्चे उससे जुड़ते हैं। इसको बोलते हैं ना, बच्चे बोर हो रहे हैं क्लास के अंदर, अरे वो सर का पीरियड है, वो मैम का पीरियड है, तो उससे बचना चाहते हैं क्योंकि उनको तरीका पसंद नहीं है टीचर का। सब्जेक्ट तो कई बार इसीलिए खराब हो जाता है, बच्चों के लिए खराब लगने लगता है उनको सब्जेक्ट, क्योंकि वो टीचर उनको उस तरह से पढ़ा नहीं पाता जैसा वो पढ़ना चाहते हैं। जब बोर्डम लगातार होता रहेगा, कोई बच्चा बार, उसका मन पढ़ाई से धीरे धीरे हटता जाएगा, तो दूसरे कामों में लगता जाएगा, उसका मन दूसरे कामों में लगता जाएगा जिसमें उसको लगाना नहीं है। फिर जो बच्चे क्लास में मन नहीं लगता है तो बाकी बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, क्लास से भागने का प्रयास करते हैं और रास्ता निकालते हैं इसका, मतलब खुराफात करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम यहाँ आर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आर्ट और आर्ट्स अभी भी हमारे समाज में लोग कंफ्यूज हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स लिए हैं सीबीएसई की आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के ऊपर, तो लोग उसमें जो ऑडियंस होती है अधिकतर वो आर्ट टीचर्स ही आते हैं। ऐसा नहीं, हर व्यक्ति के अंदर एक ना एक कला छुपी है। क्योंकि आर्ट अकेला पेंटिंग नहीं है, आर्ट इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, जिसमें
रचनात्मकता हो, इनोवेटिव हो, कुछ नया सोच के हम करते हैं, वही आर्ट्स होता है। The word arts refer to the theory, human application, and physical expression of creativity found in through skills and imagination in order to produce objectives, environments, and experiences. तो आर्ट सिर्फ क्रिएटिविटी का नाम आर्ट्स है। आर्ट के फीचर्स क्या क्या है? विजुअल आर्ट होता है इसमें आर्किटेक्चर आता है, सेरेमिक्स आता है, ड्राइंग, फिल्म मेकिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, स्कल्पटिंग, जो देखने वाली चीज़ है। लिटरेरी आर्ट होती है, इसको हम लिखते हैं या जैसे नाट्यशास्त्र हो गया, आपका कविता लिखना हो गया या आर्टिकल लिखना हो गया, फिक्शन, ड्रामा, पोइट्री, प्रोज सब लिटरेरी आर्ट में आता है। ये किसी भाषा में हो सकता है। फिर आता है परफॉर्मिंग आर्ट, इसमें डांस, म्यूजिक, कठपुतली कला और थिएटर आता है इसमें। फिर क्लिनरी आर्ट भी आजकल इसमें जुड़ गया है। इसमें पाक शास्त्र इसको बोलते हैं हिंदी में। इसमें चॉकलेट बनाने का, इनोवेटिव तरीके से चॉकलेट बनाना, नए तरीके से खाना बनाना, क्योंकि जो गृहिणियाँ होती हैं वो भी क्रिएटिव होती हैं, तो वो भी आर्टिस्ट कहलाई जा सकती है। अब कुछ आर्ट फॉर्म जो हैं उसमें देखना, सुनना सब कुछ शामिल है उसके अंदर। जैसे अभी जो फिल्म विदा है, फिल्म विदा में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं उसके अंदर। और फिर जैसे कॉमिक्स, हम कॉमिक्स जिसको हम बोलते हैं चित्रकथा में कोई भी कहानी को अगर बच्चे को बना के दिखा देंगे चित्रों से, तो बच्चे को लंबे समय तक याद रहता है। आर्किटेक्चर में बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स के बारे में ज्ञान दिया जाता है। और सिरेमिक आर्ट में कोई भी चीज़ बनाना हाथ से। सिरेमिक आर्ट की शुरुआत होती है मिट्टी से, फिर धीरे धीरे करके वो दूसरे धातुओं से भी बनाना सिखाते हैं उसके। कॉन्सेप्चुअल आर्ट, ये किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके कार्य करते हैं, ये थोड़ा सा और गूढ़ विधा है ये। उसके बाद ड्राइंग से हम सब वाकिफ हैं, हर कोई ड्राइंग करता है। कभी हमारा मूड अच्छा नहीं होता तो हम ड्राइंग करते हैं, कभी गुस्से में होते हैं तो करते हैं, स्क्रिबलिंग करते हैं, डूडलिंग करते हैं, हर एक अलग मायने होते हैं। तो ड्राइंग इज अ मीन्स ऑफ मेकिंग एन इमेज यूजिंग एनी ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। तो ड्राइंग अलग है। फिर पेंटिंग अलग है। पेंटिंग में आपके रंग शामिल हो जाते हैं। ड्राइंग में आपको रंगों की आवश्यकता नहीं होती है, बट पेंटिंग में रंग और आपके चित्रण दोनों शामिल होते हैं उसके अंदर। फोटोग्राफी में और भी उपकरण शामिल होते हैं जो आधुनिक उपकरण होते हैं, पर उसमें जो इमेजिनेशन और इनोवेशन है वो आपके फोटोग्राफर का ही रहता है उसके अंदर। स्कल्पचर में हम कोई भी चीज़ जो बनाते हैं उसको हम सब और से देखते हैं, वो 3 डायमेंशनल होता है। ये चित्र को हम जब सामने से देखते हैं सिर्फ आंख बंद करके फील नहीं कर सकते, बट स्कल्पचर को हम आंख बंद करके फील कर सकते हैं। लिटरेचर है, तो लिटरेचर में मैंने बताया था जैसे कि लिटरेचर किसी भी भाषा में हो सकता है और किसी भी तरह से हो सकता है, पर उसमें मन की जो भावनाएं होती है लिखने वाले की, वो उसके अंदर आती है। कॉमिक्स, जैसे चित्रकथा मैंने बताया था, चित्रकथा में ड्राइंग, कार्टून, विजुअल आर्ट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। CBSE में से ड्राइंग्स बने हुए हैं। आपने जो CBSE के बच्चे होंगे वो उन्होंने देखा होगा। उसके अंदर हर एक के अंदर उन्होंने चित्रकथा में 2 पात्र दे दिए। जैसे सोशल साइंस की बुक है ये, शायद 9th क्लास की, तो उसमें बूझो और पहेली, लड़के का नाम बूझो है, गांव का बच्चा दिखाया है बूझो, लड़की का नाम पहेली है। तो वो जो सवाल उसमें जो टीचर पढ़ाने वाली है वो सवाल पहले ही पूछते हैं, उसके अंदर ऐसे कैप्शन में बने हुए हैं, ये पहेली और ये बूझो, तो सवाल पूछते हैं, तो वो फिर उसके बारे में लिखा हुआ है नीचे, तो बच्चों को थोड़ा पढ़ने में मजा आता है। इसमें भी अब देखिए, एक किसान और एक गांव की महिला वो आपस में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं वो। तो इस तरह से जब डायलॉग बॉक्स में लिखी रहती है चीज़, तो बच्चों को पढ़ने में मज़ा आता है। क्योंकि हम छोटे थे तो हमें तो बहुत मज़ा आता था, तो उससे शायद आपकी लैंग्वेज भी अच्छी होती है, आपको नए वर्ड्स मालूम पड़ते हैं, और कौन सी चीज़ कहाँ बोलनी है, कितने शब्दों का इस्तेमाल करना है, वो आपको पता पड़ता है। अब परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसके लिए आर्टिस्ट कंबाइन इतने सालों से जाना जाता है, पूरे भारतवर्ष में इसका नाम है।
परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांस, म्यूजिक, थिएटर, ओपेरा, माइम, पपेट्री, सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। ओपेरा ये हिंदुस्तान का नहीं, बट हिंदुस्तान की नहीं है कला, बट ओपेरा की तरह से हमारे पास जैसे गांव में नौटंकी होती है, आप बोलेंगे, तो वो भी एक अपने आप में विधा है। नुक्कड़ नाटक करते हैं बच्चे, या जो सोशल वर्कर्स होते हैं वो अपनी मैसेज पहुंचाने के लिए लोगों तक वो नुक्कड़ नाटक करते हैं आसान शब्दों में, उस जगह की जो भाषा होती है या जो बोली होती है उसके हिसाब से संदेश को पहुंचाते हैं। तो वो परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, और इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती आपको किसी भी चीज़ों को इस्तेमाल करने की। डांस ये शास्त्रीय भी हो सकता है, या हम जब कभी खुश हो जाते हैं तब भी हम डांस करते हैं। म्यूजिक के शास्त्रीय भी हो सकता है, लाइट म्यूजिक भी हो सकता है, अगर मैं गुनगुना रहा हूँ तो वो भी हो सकता है। जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रही है तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसका अच्छा गायिका होना ही ज़रूरी है। अगर वो एक्सप्रेस कर पा रही है बच्चे को, कोई भी पोएम बोल के बता रही है, तो एक्सप्रेस कर पा रही है तो बच्चा जुड़ जाएगा। तो उतनी क्लास में से 30 बच्चों में से अगर 2 बच्चे भी म्यूजिक वाले हैं तो दे विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल कंट्रीब्यूट टू व्हाट द टीचर इज डूइंग दैट एंड दे विल एंजॉय आल्सो। तो क्लास बोर नहीं होगी जरा भी। देखिए, कोई भी चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इनोवेशन। अगर आप कोई भी काम को नए तरीके से करते हैं तो आपकी पहचान बेहतर होती है। थिएटर में डांस, म्यूजिक, आर्ट सब कुछ शामिल है उसके अंदर। एक थिएटर एक ऐसा माध्यम है उसके अंदर आपको आर्ट की सारी विधाएं सीखने को मिलती है। अब आर्ट्स का एजुकेशन में क्या महत्व है? आर्ट्स का एजुकेशन में ये महत्व है कि आप कोई भी चीज़ को जब समझा रहे हैं बच्चों को, तो उसको अपने हाव भाव से, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से, अपनी ड्राइंग से, कोई एग्जाम्पल देके, कोई पपेट लेके, कोई खिलौना हाथ में लेके आप समझा सकते हैं बच्चों को। अभी रिसेंटली सीबीएसई ने एक कंपटीशन भी करवा रही है, सीबीएसई ट्राइकथन। उसमें स्कूलों से और बच्चों से और टीचर्स से वो मांगे गए, उन्होंने आइडियाज़ मांगे हैं कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसके हिसाब, उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या खिलौना बना सकते हैं जिससे कि बच्चों को कोई हम चैप्टर या लेसन या कोई नई चीज़ पढ़ाने में आसानी हो, और बच्चा उसको, क्योंकि बच्चों को मज़ा आता है खिलौने खेलने में। उसमें डिजिटल टॉयज़ भी शामिल किए उन्होंने, क्योंकि अभी नया ज़माना है तो नई चीज़ें भी हमको आनी चाहिए, क्योंकि नए ज़माने की चीज़ के साथ ही हम लोग अभी ये मीटिंग कर पा रहे हैं आपस में। Now, arts is a tool for improvement. आर्ट एजुकेशन अलग होता है और आर्ट्स अलग होता है। आर्ट्स हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है। इससे हम व्यक्ति का स्वभाव भी समझ सकते हैं, स्वभाव बदल भी सकते हैं, उसके सोचने की शक्ति तरीका बदल सकते हैं, उसमें आत्मविश्वास जगा सकते हैं उसके अंदर। तो वो सब कुछ आर्ट संबंधित, आर्ट से ही संभव है। डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनीथिंग जिससे आप हाथ से कुछ करते हैं, उससे आप नई संभावनाएं जगा सकते हैं। विजुअल आर्ट्स के बहुत सारी ये विधाएं हैं सारी इसमें, पेंटिंग, ड्राइंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, सिरेमिक्स, फोटोग्राफी, वीडियो, फिल्म मेकिंग, डिज़ाइन, क्राफ्ट, आर्किटेक्चर। और परफॉर्मिंग आर्ट्स में कॉन्सेप्चुअल आर्ट, टेक्सटाइल आर्ट, ये सब शामिल हो गए इसके अंदर। तो ये आगे के लिए कि आप इससे, जब बच्चा सीखता है क्लास के अंदर तो टीचर को स्वयं समझ में आ जाता है कि ये बच्चा कौन से वाले विधा में माहिर है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं पेंटिंग करता हूँ बचपन से, तो मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ भी काम करना होता है मुझे, तो मेरे हाथ में पहले से एक पेंसिल आ जाती है और मैं कुछ बनाने लग जाता हूँ। कुछ भी पढ़ाऊँ चाहे मैंने लिटरेचर में MA किया हुआ है, तो मैं कभी कभी इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। मेरे पास ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस भी था और सोशियोलॉजी भी था, तो वो भी मैं बच्चों को सिखाता हूँ। तो मेरे हाथ में पहले पेंसिल आ जाती है, वो ड्राइंग बनाने लग जाता हूँ। बच्चे समझ जाते हैं सब कुछ बनाने वाले और मेरे को समझाएंगे इससे, तो दे फाइंड इट बेटर। तो बच्चे जुड़ जाते हैं, शायद ऐसा लगता है कि बच्चे जुड़ जाते हैं उससे। तो आप कुछ भी करते हो तो आपके पास जो एक ऑलरेडी भगवान ने आपको एक विधा दे रखी है, जो आपके साथ जन्म से आपके साथ में है, उसको आप इस्तेमाल करके
औरों को वो चीज़ समझाते हो तो वो बेटर होती है, जल्दी समझ में आती है। अप्लाइड आर्ट्स में जैसे क्लास में अमूमन टीचर्स बोलते हैं बच्चों से कि चार्ट बना लीजिए आप, तो वो अप्लाइड आर्ट का शुरुआत का हिस्सा है, क्योंकि चार्ट बनाना सबसे आसान काम है, जिसमें आप कोलाज से भी कोलाज बना सकते हैं आप किसी को कॉपी कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट काम देख के आप एक ही सब्जेक्ट के ऊपर या एक ही टॉपिक के ऊपर चार्ट बना सकते हैं, या एक ही टॉपिक के डिफरेंट एलिमेंट्स लेके डिफरेंट बच्चों को देके ग्रुप्स के अंदर आप कुछ भी करा सकते हैं। तो ये आसान है, मतलब अप्लाइड आर्ट्स का शुरुआती वाला हिस्सा है कि बच्चों ने चीज़ देखी, उसको कॉपी किया और उसको डेवलप किया। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं अप्लाइड आर्ट्स के। तो ये स्कूल में नहीं सिखाए जाते, बट इसके ज़रिए जब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे 11 का तो करियर बनाना होता है उसको, तो शायद उसको समझ में आएगा कि अगर मैं आर्ट भी लेता हूँ तो मैं इससे ये कर सकता हूँ। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, सेरेमिक आर्ट, ऑटोमेटिव डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, कैलीग्राफी, इंटीरियर डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, कैटोग्राफिक मीन्स मैप डिज़ाइनिंग करना। अच्छा, इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है, जैसे आज के बच्चे जब आर्ट सीख रहे हैं, आर्ट, ड्राइंग एंड पेंटिंग, तो उनको कोरल ड्रॉ, पेंट और फोटोशॉप ये सब चीज़ भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम करते नहीं है, बट आना चाहिए, क्योंकि ज़माने में जो सुधार आ रहे हैं, अच्छी बातें हो रही हैं, उनको हमका अनुसरण जरूर करना चाहिए। क्रिएटिविटी एंड एकेडमिक्स, द पावर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन। क्रिएटिविटी और एकेडमिक्स साथ साथ चलेंगे तो ये पावर है। किसी भी व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जागता है आर्ट को समझ के करने से। उसको चीज़ जल्दी समझ में आती है, बेहतर समझ में आती है, शायद देर से बोलता है। आपको याद होगा कि जब हम छोटे थे तो कुछ चीज़ जोड़ लेते थे हम, कोई चीज़ टीचर ने बताई तो हम जोड़ लेते थे, पहली से जोड़ लेते थे या कोई उदाहरण से जोड़ लेते थे, तो वो इसलिए याद रखना आसान हो जाता है जी, इसीलिए हम कर पाते थे कि हमको लंबे समय तक याद रहता है। बहुत सारी बातें हमको अभी भी याद होंगी बचपन की सिखाई हुई, क्योंकि हमको उस तरह से बताई गई थी वो। आर्ट्स, अच्छा, इसमें अब बहुत ज़रूरी हिस्सा ये है कि आर्ट एक्टिविटीज़ ही हमको एक्टिव रखती हैं, सब लोग समझ लें। पहले तो एक्टिविटी टीचर्स जो होते हैं स्कूल के अंदर, वो उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितना एकेडमिक्स टीचर। पर एकेडमिक टीचर को देखिए अभी कितना चेंज आ गया है। एकेडमिक टीचर्स को एक्टिविटी टीचर्स की ज़रूरत पड़ रही है कि उनको आइडियाज़ लेने के लिए। इसका मतलब आपके एकेडमिक टीचर्स और एक्टिविटी टीचर्स दोनों को अपडेट रहना पड़ेगा। दोनों के फील्ड में क्या हो रहा है, आदान प्रदान करना पड़ेगा विचारों का, और जो बताना चाहते हैं बच्चों को। हम बच्चों को लेसन देने की बात नहीं कर रहे हैं, बच्चों को ज्ञान देने की बात कर रहे हैं। सिलेबस कंप्लीट नहीं कराना है यहाँ पर बच्चों को कॉन्सेप्ट जो क्लियर करने हैं, इट शुड बी डन थ्रू द आर्ट। मान लीजिए कोई टीचर डांस में अच्छे है, तो वो डांस को अपना टूल बना के वो अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं। बच्चे इंतजार करते हैं टीचर्स का कई बार क्लास के अंदर। आपको भी जैसे बचपन की टीचर को याद होगी, तो आपको वही टीचर याद होगी जो हटके पढ़ाती होगी। The arts are as important as academics. Learning art goes beyond creating more successful students. ये बात बिल्कुल सही है। अगर जो बच्चे अलग तरह से पढ़ाए जाते हैं, वो समाज में बेहतर कर पाते हैं। It is believed that it creates more successful human beings. आर्ट का काम अच्छा व्यक्ति बनाना है, एम्पैथाइज कर पाता है, इसको दूसरों की भावनाएं जल्दी समझ में आती हैं। जब व्यक्ति अच्छा होता है तो आर्ट्स का काम व्यक्ति बनाना। देखिए अब दो चीज़ें हो रही हैं मुझे लगता है। नई शिक्षा नीति में आर्ट का समावेश जबरन करने से क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या अच्छा होगा कि ह्यूमन बींग्स अच्छे मिलेंगे हमको। ह्यूमन बींग्स मिलेंगे तो जो समाज में जो नैतिकता में जो गिरावट आ रही है वो भी बेटर होगी, और एकेडमिक्स भी बच्चों को इम्प्रूव हो जाएगा। तो हमारे जो युवा हैं, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं जो बड़े होंगे और आगे जाके देश विदेश में अपना नाम करेंगे, तो वो अच्छे इंसान भी होंगे। आर्ट के जरिए ही लोगों में
भाईचारा, सौहार्द की भावना भी जागती है। अब इसमें टीचिंग विद द परफॉर्मिंग आर्ट्स इज अबाउट क्रिएटिंग कम्युनिटी एंड इंटरनेशनली लीडिंग स्टूडेंट्स टुवर्ड्स एम्पैथी, टीम वर्क, एक्टिव लिसनिंग एंड शेयर्ड वैल्यूज। जब क्लास में टीचर पढ़ाती है बच्चों को, तो बच्चों को कोई रोल दे दें सबको, तो उससे बच्चे आपस में कनेक्ट होंगे। जब वो संवाद बोलेंगे उस चैप्टर के, ये बहुत पॉसिबल है कि आपके लैंग्वेजेस में ऐसा हो सकता है, बट लैंग्वेज के अलावा टीचर और इनोवेटिव होगी तो साइंस में भी हो सकता है, वो मैथ्स में भी हो सकता है, वो किसी भी विषय में हो सकता है। बट एक्स्ट्रा कुछ काम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा वक्त देना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है शुरुआती दौर में, बट आगे जाके वो चीज़ आसान हो जाती है। रोल प्ले इज अ लर्निंग स्ट्रक्चर दैट अलाउज स्टूडेंट्स टू immediately apply content as they are putting in the role of a decision maker. रोल प्लेइंग में हमको उसकी जो पात्र हम कर रहे हैं उसकी तरह सोच के करना होता है। रोल प्लेइंग से बच्चे जल्दी समझते हैं जब वो खुद करने लग जाते हैं। टीचर करेगी बहुत अच्छी बात है, पर टीचर बच्चों में बांटते हुए वाला काम, तो वो चीज़ समझने में और आसान होगी। मान लीजिए आपके 12 चैप्टर्स हैं एक टर्म के, तो 12 चैप्टर में से एक चैप्टर आप बच्चों को बोल दीजिए आप करके आइए, या आप समझाएंगे क्लास में, आप टीचर बन जाइए। आप बच्चों को देखिए टीचर बन के कितना खुश होते हैं वो, उनको आप मॉनिटर बना दीजिए क्लास का, दे विल बिहेव लाइक ए टीचर, दे विल ट्राई टू कंट्रोल द स्टूडेंट्स लाइक द टीचर। तो वो तो रोल प्ले हुआ। टीचर्स डे जब करते हैं तो टीचर्स डे पे भी वो टीचर्स ही बनना चाहते हैं। तो हम बहुत सारे काम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों के जरिए बच्चों को ही समझा सकते हैं। तो हमने दो काम किए उसमें। बच्चों को हमने सिखाया कि आर्ट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, आपका एकेडमिक्स से कैसे जुड़ सकता है। आर्ट इन्फीरियर नहीं है, आर्ट सुपीरियर है, क्योंकि ये नैसर्गिक गुण है जो हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान होता है, बट लोग उसको पहचान नहीं पाते। कई बार इसको समझते हैं बट उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देते। अब देखिए हॉबी, जब हम फ्री होते हैं, जब हम पढ़ाई नहीं कर रहे होते, कोई सीरियस, जैसे आज मेरा संडे है, तो मैं संडे के दिन मैंने क्या किया, मैंने वो वाला काम किया जो मुझे करना अच्छा लगता है। किसी को गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, किसी को कहानी लिखना अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, किसी को बागवानी करना अच्छा लगता है, किसी को किचन में जाके कुछ बनाना अच्छा लगता है, तो वो हॉबी में आ गया। तो हॉबी से हम खुश होते हैं। हमें कोई बोलता है अगर कि आप मान लीजिए हम पार्टी अरेंज करते हैं घर में, ये बर्थडे पार्टी है हमारी, तो बर्थडे पार्टी के अंदर हम क्या करते हैं, कोशिश क्या होती है, अरे म्यूजिक लगाओ यार, म्यूजिक लगाओ। म्यूजिक लगाते हैं हम लोग, डांस करते हैं सब लोग। डांस में हम एक्सपर्ट्स नहीं होते, हम एक्सपर्टीज नहीं ढूंढते कि यार तुम्हारे हाथ गलत जा रहे हैं, नहीं, वी ऑल एंजॉय, दैट इज आर्ट एक्चुअली। व्हेन यू एंजॉय समथिंग, दैट इज आर्ट। खुश होके करिए आप, तो आपको खुद भी मजा आएगा, और जो सामने देख रहे हैं और जो बच्चे हैं आपके साथ में, उनको भी समझने में जल्दी समझने में आएगा चीज़, और वो उसको एंजॉय करेंगे। हर अच्छी टीचर का क्लासरूम सेटर होना चाहिए। ये आर्ट के ये सब मीडियम है, जब ड्राइंग हम करते हैं तो ये पेंसिल, पेन, कलर पेंसिल, इनसे जो किए जाते हैं वो आर्ट होती है बेसिकली। और एक्सप्लोरेशन आर्ट कौन सी होती है, ड्राइंग, कॉमिक आर्ट, ये आर्ट के आगे के फॉर्म्स हैं। टोल पेंटिंग, लीजो आर्ट, कोलाज आर्ट, ये सब आगे जाके जिनसे आपको आमदनी हो सकती है। मतलब आर्ट के जरिए आपने बच्चों को अपना लेसन भी कन्वे किया, आपने वोकेशनल एजुकेशन भी दिया उनको। आपको ये भी मालूम पड़ा कि बच्चे को किस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी भी हमको ये लेके नहीं चलना चाहिए कि बच्चा एकेडमिक्स में करने के बाद उसको इंजीनियर ही बनना है, उसको डॉक्टर ही बनना है, उसको सीए बनना है। नहीं, हमको अगर बच्चे का जो नैसर्गिक गुण है वो पता पड़ जाए, उससे हम जोड़ सकें उसके एजुकेशन को। जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो हम काउंसलिंग को इस पहलू को भी ध्यान रखें, तो हम शायद बेटर कर पाएंगे। अच्छा, आर्ट्स जब जो बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है आर्ट्स के अंदर, तो जो इंट्रोवर्ट उसका जो पर्सनालिटी होती है थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। शर्मा सर, मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ कि समय की प्रतिबद्धता है। वैसे तो आपका ज्ञान अपार है इसमें, और जब आप बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है बस सुनते जाइए। चलिए मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ सबके लिए। ये वीडियो देखिए आप प्लीज, आर्ट्स और एकेडमिक्स, ये देखिएगा बस वीडियो।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय लगाटे जी, प्राचार्य आर्टिस्ट कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, और इसी के साथ जो संयोजक महोदय हैं डॉक्टर अपूर्व पाठक, विख्यात शिक्षाविद एवं मोटिवेशनल स्पीकर, इसके साथ जी प्राचार्य विद्या भवन पब्लिक स्कूल ग्वालियर। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और बिना किसी अधिक वक्त को जाया किए बहुत 5-10 मिनट में अपनी बात रखता हूं। मुझे लगता है कि लगभग सभी ने नई शिक्षा नीति की जो कंसेप्ट है, जो परिवर्तन हुए हैं, वो पढ़े हैं और वो जानते हैं। लगभग मोटी मोटी बातें हैं कि बहुत लंबे समय बाद शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है। जो हमारा एक मंत्रालय होता था MHRD, उसका नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, और बहुत लंबा एक सर्वे हुआ, एक एक गांव, एक एक पंचायत, सबसे वो मांगे। नमस्कार चौबे सर, नमस्कार। सभी से वो मांगे गए हैं और आंकड़ों को इकट्ठित करके ये भेजा गया। और 2-3 जो कलात्मक चीजें रिलेटेड हैं जो अच्छी भी हैं। अब ये देखने वाली बात है कि देखने में बहुत अच्छी लग रही है ये नई शिक्षा नीति, लेकिन इसका लागू वो कैसे करते हैं और धरातलीय स्तर पर उसका क्या रूप रहेगा, क्या स्वरूप रहेगा, ये थोड़ा अभी देखने लायक है, देखना पड़ेगा। और विशेष रूप से कला को लेके जैसे एक तो पढ़ाई का स्तर बदला है, दूसरा इसमें सबसे बढ़िया चीज है स्ट्रीम जो सिस्टम होता था कि मैं साइंस स्ट्रीम का हूँ, मैं आर्ट्स का हूँ, मैं हिंदी वाला हूँ, वो सब खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे ज्यादा फायदा हम कलाकारों को होगा कि अगर हमें पसंद है मैथ तो मैथ के साथ रंगमंच ले सकते हैं, हमें पसंद है बायोलॉजी तो बायोलॉजी के साथ हम हिंदी ले सकते हैं। तो ये जो विभाग का सिस्टम था कि एक अवधारणा सी बनी थी कि जो सबसे क्रीम है बच्चा वो मैथ में जाएगा, जो दूध है वो बायोलॉजी में चला जाएगा, और उसके बाद जो पदार्थ या पनीर जिसको कहें, सबसे ऊपर पनीर, फिर दूध, फिर मलाई, और लास्ट में जो बिल्कुल मठा या दही होता था वो आर्ट्स में जाता था, उसको तो बिल्कुल गणना नहीं होती, लेकिन वास्तविक रूप में वही समाज के लिए और सारी चीजों में जिम्मेदार होता था। तो ऐसा सब कुछ अब खत्म हो जाएगा। रुचि है वो सिस्टम होगा और शायद ये बहुत अच्छा होगा। इसके साथ पढ़ाई का तरीका बदलेगा। दूसरी जो मोटी मोटी बातें आई हैं, जैसे भाषा जो है, भारत सरकार ने ये ऐसा कर दिया है कि आप अपनी रीजनल भाषा में भी कर सकते हो। इसके साथ ऑप्शनल है, आप अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहो तो वो स्थिति यथावत रहेगी। लगभग प्राइवेट स्कूल इंग्लिश ही रखेंगे। एक थोड़ी सी चीज है, जैसे चाइनीज लैंग्वेज है, उसको अभी चाइना से हमारे संबंध अच्छे नहीं है इसलिए शायद उसको मना किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें किसी देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियों को अवलोकन करने के लिए और अच्छा करने के लिए वो भाषा नहीं छोड़ना चाहिए। भाषा तो भाषा होती है, स्वरूप बदलता जाएगा। कला की दृष्टि से भी जरूरी है, क्योंकि हमारा जितना एशियन थिएटर या एशियन आर्ट है वो हिंदुस्तान से ही गया है, चाहे वो चाइना हो, जापान हो। तो ये मुझे थोड़ा सा लगता है ऐसा शायद भारत सरकार बाद में उसमें कुछ संशोधन करेगी। फिर इसके बाद जो विद्यालय स्तर थे, जो खास तौर से हमारे अभी वर्तमान रूप में CCRT या CBSE या NCERT, इन सब में स्कूल लेवल पे पेंटिंग, डांस और क्राफ्ट, इन सब के टीचर हैं, लेकिन थिएटर के टीचरों की जगह होने के बावजूद नहीं रखे जाते हैं। ये थोड़ा चिंता का विषय है। उसका कारण बहुत कुछ रहा है, क्योंकि ऐसा सोचा जाता और ऐसी अवधारणा है कि
हम संगीत वाले टीचर से, हम डांस वाले टीचर से, हम पेंटिंग वाले टीचर से नाटक करा लेंगे, क्योंकि कहते हैं कि नाटक तो हम भी कर लेते हैं, नाटक तो कोई भी करा लेगा। लेकिन अपितु देखा जाए जो वही है, सबसे कठिन वही है। और उसकी समझ ये जरूर है कि थिएटर वाला कुछ भी करा सकता है, थिएटर वाला म्यूजिक भी करा लेगा, थोड़ा बहुत डांस भी करा लेगा, पेंटिंग भी करा लेगा, लेकिन अगर उसको एक्टिंग नहीं आती, म्यूजिक वाले को तो एक्टिंग नहीं करेगा, अगर उसको बोलना नहीं आता तो वो नहीं बोलेगा। थिएटर वाला कर सकता है, लेकिन विडंबना ये है कि थिएटर वाले ही को ही पोस्ट नहीं है वहां पर, बाकी सब जगह है। इसके कई कारण मुझे लगते हैं, ये थोड़ा शिक्षा नीति के साथ जुड़ा भी है और थोड़ा अलग भी है। इसका कारण थोड़ा रंगकर्मी भी है, क्योंकि उनको समाज के साथ थोड़ा बदलना था, अपने आप को एक प्रेजेंट भी करना था कि समाज में रंग की क्या उपयोगिता है, अपना ड्रेसिंग सेंस जो है या अपना वक्तव्य जो है, क्योंकि कोई भी माता पिता, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि एक अवधारणा सी बन गई रंगमंच को लेके कि गुटखा पियेंगे, शराब होंगे, या एक कुछ भी धोती कुर्ता पहन के आ गए। तो ऐसा थोड़ा सुधार की आवश्यकता रंगकर्मियों को भी थी, लेकिन अभी बहुत बहुत परिवर्तन है। जब से विश्वविद्यालयीन शिक्षण पद्धति शुरू है पूरे हिंदुस्तान भर में, तब से बहुत परिवर्तन है इन चीजों को लेके। तो नई शिक्षा नीति को लेके मैं उन्हीं को फोकस करके बात करूं, नहीं तो वैसे तो बहुत लंबा विषय है ये। कि जैसे एक उदाहरण आ रहा है कि पहले शिक्षा नीति ऐसी होती थी, शिक्षण व्यवस्था ऐसी होती थी कि बच्चा डरता था और रोता था। एक कसाई जो है वो एक बकरे को घसीट के ले जा रहा था, तो एक बच्चे ने पूछा कि पिताजी ये क्यों घसीट रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? तो वो बोला कि बेटा अब ये बकरे हैं, उसको घसीट के ले जा रहे हैं, इसको हलाल करेंगे और ऐसा वैसा। तो बच्चा बड़ा व्यंग्यात्मक रूप में उसने बड़ी प्यारी सी बात कही, अरे पापा मुझे तो लगा कि शायद ये स्कूल ले जा रहे हैं इसको जबरदस्ती। तो कहीं ना कहीं सिस्टम ऐसा होता था कि बच्चे डरते थे। जो नई शिक्षण व्यवस्था है, जो उसमें ऐसा देखने के आया कि जैसे कक्षा 3rd से ही शुरू हो जाएगा, 3+5, और ये जब जो सिस्टम है, तो जो खेलने वाला जो कंसेप्ट था वो स्कूल स्तर पर ही शुरू कर दिया जाएगा। मतलब आपको 2-3 साल तो पढ़ाना है ही नहीं, पास ही करेंगे, लेकिन आपको सब प्ले सेंटर और ये सब होगा, लेकिन वो शासकीय स्तर पर भी उतना ही लागू हो जितना प्राइवेट स्कूलों में होता है। और उसके साथ इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यही वास्तव में रंगमंच है। शिक्षण का रंगमंच की बात करें या चिल्ड्रन थिएटर की बात करें, तो चिल्ड्रन थिएटर खेल खेल में ही बहुत सारी चीजें कराते हैं, बहुत सारी। और इनडायरेक्ट वे में जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, चाहे वो चंडीगढ़ के हो, दिल्ली के हो, मेट्रो स्कूल हो, वो लोग बहुत थिएटर वालों को अप्रोच करते हैं। बैरी जॉन से लेके स्वर्ण रावत से लेके बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत अच्छा पैसा भी लेते हैं, और इंटरनेशनल स्कूल पे थिएटर की बड़ी डिमांड है। जैसे चंडीगढ़ का बड़ा, जब मैं चंडीगढ़ में था, विपिन हाई स्कूल नाम से है, तो थिएटर मतलब उनका एक नाटक का बजट, एक पेमेंट जो करते थे वो 10 से 20 लाख करते थे, और नाटक का बजट 40 लाख होता था। स्कूल लेवल पे जब इतना स्तर है, तो छोटे जो क्षेत्र हैं वहां पर इस चीज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके बाद अब जो मूल्यांकन का स्तर है, जो नई शिक्षण पद्धति में विशेष रूप से है कि मूल्यांकन सिर्फ पहले टीचर ही करता था, कि टीचर ने कह दिया और जो नंबर दे दिए वही आ गए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 3 स्तर पर मूल्यांकन होगा कि एक बच्चा जो खुद है अपना करेगा, तो उससे स्वाभाविक है, रंगमंची अगर दृष्टि से देखें तो उसको अगर अच्छे नंबर चाहिए तो अपने सहपाठी से अच्छा व्यवहार बना के रखेगा वो साल भर, है ना, कि उसको भी एक दूसरे को नंबर देना है। इसके बाद एक टीचर का भी मूल्यांकन है, और फिर उसका जो दोस्त है उसका भी मूल्यांकन है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम देखने में लगता है। इसी के साथ टीचर का भी मूल्यांकन बहुत तटस्थ जरूरी है, क्योंकि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। अमूमन ये होता है कि एक शिक्षक पढ़ा रहा है और दूसरा शिक्षक अपनी क्लास में उसी शिक्षक की चर्चा करते हुए बुराई कर रहा है। तो वास्तविक स्तर ये होना चाहिए कि बच्चा ही मूल्यांकन करे। अगर बच्चे उस क्लास में ज्यादा जा रहे हैं तो इससे स्तर मालूम चलेगा, और अगर नहीं जा रहे हैं तो ऑलरेडी इससे ये सिस्टम है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं चीजें ठीक नहीं है। तो मूल्यांकन स्तर पर भी गुरुओं का भी उतना ही मूल्यांकन जरूरी है जितना बच्चों का मूल्यांकन है। इसके बाद जो टीचर के भी बहुत सारे गुण, रंगमंच को अगर लेके मैं विशेष रूप से बात कहूं तो जैसे टीचर को बहुत ज्यादा हाई फाई भी नहीं और बहुत ज्यादा लोअर उसमें भी नहीं रहना चाहिए, जिससे चीजें समान लेवल पर एक बच्चों में एक चीजें विकसित हों कि कैसे हम एक अच्छा टीचर बन सकते हैं, अच्छे गुण आचरण कर सकते हैं। तो व्यवहारिकता की दृष्टि से ये सब बातें हैं। अब जैसे कुछ चीजें हैं वर्तमान स्वरूप में नई शिक्षण पद्धति लागू होने के बाद जो मुझे लगती है होना चाहिए, जैसे शासकीय संस्थान जितने भी हैं, चाहे वो रंगमंच से संबंधित हो
चाहे वो अन्य कलाओं से संबंधित हो, उनका फंडिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग बराबर होना चाहिए, क्योंकि अभी बड़ा एक जगह फंडिंग बहुत ज्यादा है और दूसरी जगह फंडिंग बहुत कम है, तो चीजों का एक समानता जो है या जो एक लेवल पे कंपटीशन है वो नहीं हो पा रहा है। शायद इसमें कुछ संभावना हो। दूसरा, प्राइवेट संस्थानों को लेके भी मूल्यांकन स्तर पर बहुत अच्छे से काम होना चाहिए। इसके बाद अगर नई शिक्षण पद्धति को देखें तो जो इन्होंने सबसे बढ़िया चीज सिस्टम किया है, जो हमारे ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में लागू है, कि हम लोग 4 साल का बीपीए कोर्स कराते हैं। और अगर विशेष रूप से ये हमारे थिएटर में लागू है कि अगर बच्चे ने 1 साल का या सर्टिफिकेट डिप्लोमा किया, 2 साल का किया तो पहले सर्टिफिकेट, दूसरे साल का डिप्लोमा और तीसरे साल का एडवांस डिप्लोमा, और इनको लागू करके अगर वो करता है तो डायरेक्ट मास्टर्स में भी एडमिशन ले सकता है। ये पहले होता था कि किसी की पढ़ाई बीच में छूट गई या कुछ नहीं कर पाया, तो इससे ये रहेगा कि 1 साल का अगर उसने कोर्स किया है तो उसको 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा, और अगर फिर उसने बीच में कुछ गैप आया या कुछ प्रॉब्लम हुई तो 2 साल का करेगा तो फिर उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। तो वो कह सकता है ग्रेजुएट डिप्लोमा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, और जैसे ही उसका 3 साल का कंप्लीट हो जाता है तो कहेंगे ग्रेजुएट, और उसका एक कंप्लीट हो जाएगा डिग्री। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सिस्टम अच्छा है। इसमें आर्थिक स्थिति से देखा जाए या कलात्मक दृष्टि से भी देखा जाए तो जो बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे या सिस्टम हो जाता था, उनके लिए बहुत लाभप्रद है। अगर हायर एजुकेशन में देखें तो एमफिल इन्होंने खत्म किया है और डायरेक्ट पीएचडी की है, ये भी अच्छा ही है क्योंकि समय का वो है। इसी के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 1 साल और 2 साल का जो कंसेप्ट है, तो लगभग सारी चीजें जो हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में बहुत सही है, जिसमें मुझे विशेष रूप से, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, एक तो मुझे सबसे अच्छा इसमें मुझे ये लगा कि एक तो स्ट्रीम सिस्टम खत्म होगा, कलाओं का जो है, हम विशेष रूप से हमारे रंगकर्म है, इनका स्तर बढ़ेगा, और बच्चा बचपन से ही उस ढंग से थिएटर करेगा तो भविष्य में फिर वो किसी भी विधा में जाए, किसी भी क्षेत्र में जाए, लेकिन एक अच्छा थिएटर देखकर, अच्छा थिएटर कर कर बचपन से ही उसका सर्वांगीण विकास होगा। अभी क्या होता था कि एक हॉबी क्लासेस में जाएंगे, हॉबी क्लासेस लग रही है या वर्कशॉप लगवाना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ अलग से कोई एक्टिविटीज करवानी पड़ती थी स्कूल में। अब लगभग संभवतः ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर ही चीजें वही हैं। तो एक तो स्ट्रीम सिस्टम बहुत अच्छा कंसेप्ट है, दूसरा प्रारंभिक स्तर पर थिएट्रिकल कंसेप्ट विकसित होगा, तीसरा जो बाद में इसका परिणाम देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं बहुत लाभप्रद मुझे लगता है। कुछ ना कुछ तो इसमें कमियां भी दिखती हैं, और कैसा इसका स्वरूप होगा, क्या परिवर्तन होंगे, ये सब बात की देखने लायक बातें हैं। लेकिन अभी बहुत अच्छी चीज है और संभावनाओं पर हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए। इस विषय पे वैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चूंकि समय का भी अभाव है इसलिए ज्यादा बातें मैं नहीं कहूंगा, और फिर कभी मौका रहेगा तो अपनी बात रखूंगा। बस 2-3 बातें मैं लास्ट में रिक्वेस्ट जरूर करूंगा सभी जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं कि वो विशेष रूप से हमारे रंग कर्म के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मौका दें, और बाकायदा एक टीचर रखें। इससे ना केवल आपके स्कूल, आप रख के देखिए, आप हमारे कहने पर 2 साल रख कर देखिए, और आप उनको कहिए कि जो सबसे गंदे बच्चे हैं, जो उद्दंड हैं, जो शैतान हैं, आप उनको लीजिए, और आप देखेंगे, ये मेरा अनुभव रहा है। मैं जब अपनी पीएचडी कर रहा था तो मेरा 1 साल जो मेरा विषय था वो थिएटर इट्स सिग्निफिकेंस इन एजुकेशन ही था, लेकिन चूंकि वो एजुकेशन की तरफ ज्यादा चला गया इसलिए फिर मैंने बदला उसको, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अभिनय करना था और लोग चीजों से जुड़ना था, इसलिए बदला। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और ये अनुभव रहा कि जो शैतान बच्चे होते हैं वो रंगमंच में बहुत निखर के आते हैं, वो बहुत अद्भुत करते हैं। जो शाय है या छुपा हुआ है वो उतना नहीं करेगा, जिससे टीचर पर सब परेशान रहता है, वो बच्चा नाट्य में बहुत अद्भुत करता है। तो कहीं ना कहीं आप रखिए, उससे एक तो रंगमंच का स्तर बढ़ेगा, स्कूल का स्तर बढ़ेगा, सर्वांगीण विकास होगा, और बच्चे का भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अद्भुत होगा। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, विशेष रूप से तो मैं धन्यवाद ही दूंगा जो हमारे प्राचार्य जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनसे मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ लगातार रंगमंच के विकास में काम कर रहे हैं। तो आप भी और थोड़ा सा प्रमोट कीजिए और सारी चीजों को और एक्सप्लोर कीजिए। तो इस ढंग से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और आप सभी ने मुझे अवसर प्रदान किया। संजय जी का विशेष रूप से धन्यवाद। थैंक यू सो मच संजय जी। बाकी बातें बहुत हैं, फिर कभी करते रहेंगे।
धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। उम्मीद करता हूं कि आपका ये जो विश्लेषण है ये सभी को और जागरूक बनाएगा, और शिक्षा ही नहीं बल्कि जैसा कि आपने कहा राष्ट्र निर्माण में भी हम सब अपनी अपनी भूमिका अदा कर सकेंगे। निकेश जी ने भी बहुत अच्छा विश्लेषण किया। मुझे लगता है निश्चित रूप से उनके गाइडेंस में, विद्या भवन में, और जो भी साथी हमारे साथ आज जुड़े हैं निश्चित रूप से वो भी लाभान्वित हुए होंगे। तो आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के तारतम्य में कला को हम और समावेशित कर पाएंगे। ये आवश्यक नहीं है कि सरकार की पॉलिसी ही हमें ड्राइव करे, बल्कि जिस तरह का एंथुसियाज्म, जिस तरह की विश्लेषण आप लोगों ने बताई, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस पर और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत है। और जैसा कि डॉक्टर हिमांशु जी ने कहा, मुझे लगता है कि आदरणीय संजय लगाटे जी इस बारे में काम तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा और प्रयास करेंगे और समाज में स्पेशली स्कूल शिक्षा में अगर हम इसको और थोड़ा जागरूकता पैदा करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हम शहर में, जो शहर का पुराना नाम भी है, संगीत सम्राट की नगरी है, तो निश्चित रूप से हम देश के स्तर पर भी अपना योगदान सुनिश्चित कर पाएंगे। जैसा कि निकेश जी ने भी कहा और डॉक्टर हिमांशु जी ने भी कहा कि बताने को बहुत कुछ है, लेकिन समय की प्रतिबद्धता है, और इसलिए मैं सभी सहभागियों का, सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आप सबने समय निकाला। मैं आदरणीय लगाटे जी से आग्रह करता हूं कि श्री संजय लगाटे जी आज के कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहें। धन्यवाद अपूर्व जी। आज हमारे बीच डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, आदरणीय निकेश जी और अपूर्व सराब, और साथ ही डॉक्टर योगेंद्र चौबे और हमारे पुणे से पारखी साहब, बहुत ही गुणी लोग हैं, सब जुड़े थे। जैसा कि अपूर्व सर ने कहा कि अभी हम 10 लोग ही हैं, लेकिन ये 10-10 के भी मल्टीपल में अगर चीजें पहुंचती गई तो आज नहीं कल इसका परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि भविष्य में भी आपका सहयोग और मार्गदर्शन ऐसा ही मिलता रहेगा। और इसी के साथ आज हम इस वेबिनार को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार पुनः सभी दर्शकों का, हमारे आदरणीय निकेश शर्मा जी, डॉक्टर हिमांशु सर और अपूर्व सर का भी मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं, आर्टिस्ट कंबाइंड और आर्टिस्ट कंबाइंड इंस्टीट्यूट का परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।